हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा जूलॉजी पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक नए चैप्टर को लेकर आया हूँ, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर, जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी है। तो आज हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिएगा स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। ये क्वेश्चन हमारा नीट 2021 में आया है। देखिएगा स्टूडेंट, वो आपसे क्या कह रहा है। उसने आपसे कहा है आपको एंजाइम का नाम बताना है जो कन्वर्जन के लिए रेस्पॉन्सिबल है इनएक्टिव फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। अगर हम बात करें फाइब्रिनोजन एक इनएक्टिव प्रोटीन है जो ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म में हेल्प करता है और हम इसको बदलते हैं किस में, फाइब्रिन में। तो आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है थ्रोम्बोकाइनेज। स्टूडेंट, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम ऐसा नहीं करता है। इवन थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कन्वर्जन में हेल्प करता है, बट जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहां ये काम नहीं करेगा। थ्रोम्बोकाइनेज की अगर आप बात करें तो जनरली ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने में हेल्प करता है कैल्शियम आयन की हेल्प से। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास थ्रोम्बिन। स्टूडेंट, यही हमारा आंसर है। एक्टिव थ्रोम्बिन यहां पर हेल्प करेगा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने पर, और जिस समय फाइब्रिन एक्टिव फॉर्म आती है उस समय यह हमारी ब्लड सेल को जाकर ट्रैप कर लेता है। इवन इंजर्ड टिश्यू है जहां पर हमें चोट लगी है, ये वहां पर जाएगा और जाकर क्या करेगा, हमारी ब्लड सेल को ये ट्रैप करने का काम करता है। तो हमारा जो आंसर है वो थ्रोम्बिन होगा। रेनिन, स्टूडेंट अगर आप स्पेलिंग पर ध्यान दें, RENIN, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है। ये रेनिन क्या करता है, जिस समय हमारा GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिस्टर्ब होता है तब रेनिन रिलीज होता है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस में मिलने वाली जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल इसको रिलीज करती हैं। लास्ट है हमारे पास एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन एड्रीनल मेड्यूला का एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में फियर, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। चलिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास, कॉलम 1 और कॉलम 2 हमें यहां दिए गए हैं और ये क्वेश्चन हमारा नीट 2020 में आया है। स्टूडेंट, इस चैप्टर से ऐसे कॉलम वाले क्वेश्चन काफी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यहाँ पर कॉलम 1 एंड कॉलम 2 है। इओसिनोफिल्स की हम बात करेंगे, इम्यून रेस्पॉन्स, बेसोफिल्स फैगोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिल्स रिलीज हिस्टामिनेज डिसरप्टिव एंजाइम, और लिम्फोसाइट है रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामाइन। देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि इओसिनोफिल्स किस चीज से रिलेटेड है, इओसिनोफिल रिलीज करता है रिलीज हिस्टामिनेज डिसरप्टिव एंजाइम्स। इवन इओसिनोफिल्स हमारी बॉडी में एलर्जिक सब्सटेंस से लड़ने का काम करता है, इसीलिए ये इस टाइप का फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी भी शो करता है। उसके बाद बेसोफिल्स के बारे में हम बात करते हैं, रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामाइन। ये वो ग्रेन्यूल्स रिलीज करता है जिनके पास हिस्टामाइन होता है। न्यूट्रोफिल्स हमारे पास होता है फैगोसाइटिक नेचर का। फैगोसाइटोसिस नेचर का मतलब होता है ये कैच एंड किल करने का काम करेगा। और लिम्फोसाइट हमारा रिलेटेड है इम्यून रेस्पॉन्स से। लिम्फोसाइट में आती हैं बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट काम करती हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स के साथ, और बी लिम्फोसाइट की अगर आप बात करते हैं एंटीबॉडी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी की हम बात करते हैं। तो देख लेते हैं, हमारे पास ए जो है वो हमारा मैच करता है थर्ड के साथ,
बी हमारा मैच करता है 4 के साथ, सी हमारा मैच करता है सेकंड के साथ और डी हमारा मैच करता है फर्स्ट के साथ। स्टूडेंट हमारा आंसर होगा फर्स्ट। चलिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, द QRS कॉम्प्लेक्स इन ए स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट। नीट 2020 में क्वेश्चन आया है। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसके बारे में हम बात करते हैं, वहां से ये क्वेश्चन है। QRS कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल। ये QRS वेव का काम नहीं होता है। रीपोलराइजेशन का मतलब होता है एक्साइटमेंट से वापस नॉर्मल स्टेज में आ जाना। डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल, ऐसा भी काम QRS वेव जब हमें ऑब्जर्व होती है, QRS कॉम्प्लेक्स जब ऑब्जर्व होता है तो उस समय डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल नहीं होता है। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। स्टूडेंट ये हमारा आंसर है और आपको इसका मीनिंग जानना चाहिए। डीपोलराइजेशन का मतलब है वेंट्रिकल इस समय कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी से ब्लड तेजी से बाहर निकलता है, इवन बॉडी पार्ट्स में जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन। तो हमारा जो आंसर है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होगा। स्टूडेंट 4 ऑप्शन दिया है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। इसका मतलब भी यही होता है। रीपोलराइजेशन का मतलब है एक्साइटमेंट से जब आप नॉर्मल कंडीशन में आते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा, फिर कॉलम से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास आया है। हमारे पास एक साइड P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स, T वेव दिया हुआ है। मतलब ये क्वेश्चन हमारा ECG से रिलेटेड है और नीट 2019 में ये आया है। चलिएगा, P वेव के बारे में हम बात करते हैं कि P वेव क्या है। देखिएगा स्टूडेंट, ECG के क्वेश्चंस जो हैं उसको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। कुछ स्टूडेंट उसको रटते हैं, आपको ये रटना नहीं है, आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं P वेव क्या रिप्रेजेंट करता है। P वेव की अगर आप बात करेंगे तो ये रिलेटेड है आपका डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। एट्रिया जिस समय डीपोलराइज होता है उस समय ब्लड जो है आपका वो वेंट्रिकल्स में जाएगा। P वेव ये रिप्रेजेंट करती है। QRS की अगर आप बात करते हैं, QRS क्या रिप्रेजेंट करता है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। T वेव के बारे में अगर आप बात करते हैं, T वेव होता है रिटर्न एक्साइटमेंट स्टेट से नॉर्मल स्टेज में आना। मतलब आप कह सकते हैं T वेव हमारा होगा रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल और रिडक्शन इन द साइज ऑफ T वेव। अगर हम कभी T वेव के रिडक्शन साइज की बात करते हैं तो ये कुछ इमरजेंसी कंडीशंस में हो सकता है। ये कई बार हमारी जो आर्टरीज वगैरह हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स वगैरह हैं, उनमें समटाइम अगर जैसे प्लाक वगैरह आ जाता है, उनमें कोई चीज़ डिपॉजिट हो जाती है, जैसे फैट आप कह सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल आप कह सकते हैं, कैल्शियम आप कह सकते हैं, तो तब ये रिडक्शन क्रिएट होता है। तो स्टूडेंट यहाँ जो हमारा होगा ये होगा कोरोनरी इस्चमिया। ये आप कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी कंसीडर करते हैं, CAD, जो हमारे सिलेबस में भी है। चलिएगा अब हम देख लेते हैं। A को हमने 4 से हमारा मैच हुआ है, B हमारा फर्स्ट के साथ मैच करता है, C जो है हमारा वो सेकंड के साथ मैच करता है और हमारा जो D है वो हमारा थर्ड के साथ मैच करता है। तो स्टूडेंट हमारा जो आंसर है वो आंसर हमारा 4 होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा ये भी कॉलम से रिलेटेड है। मैच द कॉलम नीट 2018 में आया है और यहां पर फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन, ऑस्मोटिक बैलेंस, ब्लड क्लोटिंग और डिफेंस मैकेनिज्म हमें दिया हुआ है। स्टूडेंट फाइब्रिनोजन क्या है? फाइब्रिनोजन ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। इवन ये क्लोटिंग फैक्टर है, प्रोटीन है और इसको लीवर बनाने का काम करता है। ग्लोब्यूलिन रिलेटेड है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। ग्लोब्यूलिन की अगर आप बात करें, अल्फा, बीटा एंड गामा ग्लोब्यूलिन्स, और एक टर्म आपने सुनी है इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी इसी का पार्ट है। हमारे पास 5 अलग अलग प्रकार के इम्यूनोग्लोब्यूलिन होते हैं जो हमारी बॉडी में क्या करते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं। अलग अलग प्रकार से
हमारी बॉडी में आए हुए एंटीजन्स को वो न्यूट्रलाइज करने का, मारने का काम करते हैं। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन रिलेटेड है ऑस्मोटिक बैलेंस। हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने का जो काम करता है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन करता है। चलिएगा, तो हमारे पास ए जो मैच करता है वो थर्ड के साथ है, बी मैच करता है हमारा सेकंड के साथ, और सी हमारा फर्स्ट के साथ मैच करता है। हमारा आंसर फर्स्ट है। चलिएगा स्टूडेंट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, फिर एक कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैच द कॉलम, नीट 2018 में आया है। और इस बार अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो जनरली ये क्वेश्चन जो है ये वॉल्व से रिलेटेड है, और वॉल्व इस चैप्टर के काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिएगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व की हम बात करें। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व होगा हमारा बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। हमारे हार्ट का जो राइट वाला पोर्शन है वहां पर प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड वॉल्व। 3 कस्प होते हैं इसमें, इसलिए ट्राइकस्पिड नाम दे देते हैं इसको। बाइकस्पिड हमारे पास कहां होता है? बाइकस्पिड हमारे पास है बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और फाइनली सेमिलूनर बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। स्टूडेंट जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी क्या है? जब राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड पंप होगा तो ब्लड हमारा जाता है लंग्स के पास फॉर ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन का मतलब यह है अभी इस ब्लड में CO2 की अमाउंट ज्यादा है, अब हमें इसको प्योर ब्लड करना है, हमें इसमें ऑक्सीजन कंटेंट को बढ़ाना है। तो इस ब्लड को लेकर जाता है पल्मोनरी आर्टरी, जो इसको लंग्स तक लेकर जाएगा। अब यहां पर जो वॉल प्रेजेंट है उसको आपने नाम दिया सेमी लूनर। नाम से पता चलता है हाफ मून शेप। स्टूडेंट, हमारे बॉडी में जहां पर भी वॉल्व एसोसिएटेड हैं, जनरली वॉल्व क्या करते हैं? यूनिफॉर्म ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं और बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। अगर हमारे ब्लड का बैक फ्लो हो जाए तो जनरली सफिशिएंटली बॉडी पार्ट्स को उतना ब्लड नहीं मिल पाएगा जितना उनकी नीड है। तो देखिएगा यहां पर हम बात कर रहे हैं, ए हमारा थर्ड के साथ मैच करता है, बी हमारा फर्स्ट के साथ मैच करता है, और सी हमारा सेकंड के साथ। आंसर हमारा फर्स्ट है। चलिएगा आगे चलते हैं। द हिपैटिक पोर्टल वेन ड्रेन ब्लड टू लीवर। हिपैटिक पोर्टल वेन, ये जो है हिपैटिक लीवर से रिलेटेड है। पोर्टल वेन है जो हमारी बॉडी के एक हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है और पहले वो लीवर में जाएगा। अदरवाइज आप देखते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नॉर्मली हार्ट में जाता है, लीवर में अगर वो ब्लड जा रहा है तो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से कुछ मिनरल्स को वहां से ले लिया जाएगा और फाइनली लीवर उनको अपने पास रख लेता है, जैसे कि ग्लूकोज। समय आने पर उस एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला जाता है और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज भी बनाया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है हिपैटिक पोर्टल वेन ड्रेन करती है ब्लड टू लीवर, वो ब्लड कहां से आ रहा है? वो ब्लड आ रहा है इंटेस्टाइन रीजन से। चलिएगा आगे चलते हैं। ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज नीट फेज 1 2016 में क्वेश्चन आया है। जरा आप एक बात पर ध्यान दीजिएगा, पल्मोनरी आर्टरी की बात हो रही है। पल्मोनरी आर्टरी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहां जा रही है? लंग्स की तरफ। स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात है, पल्मोनरी आर्टरी में आपका ब्लड जा रहा है तो इसको राइट वेंट्रिकल पंप कर रहा है। अब राइट वेंट्रिकल जब इसको पंप करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। देख लेते हैं, सेम एज दैट ऑफ एओर्टा, मोर देन दैट ऑफ कैरोटिड आर्टरी, ये एक आर्टरी है, मोर देन दैट ऑफ पल्मोनरी वेन। बिल्कुल ये हमारा आंसर है। पल्मोनरी वेन के कंपेयर में यहां पर जो ब्लड का प्रेशर होगा वो क्या होगा? आपका ज्यादा होगा। दूसरी एक चीज स्टूडेंट, आर्टरी में ब्लड का प्रेशर वेन के कंपेयर में ज्यादा ही होता है। आर्टरी का ल्यूमेन नैरो होता है और वेन का जो ल्यूमेन है वो ब्रॉड होता है। दूसरी बात, अगर हम एक्सेप्शन कहें, पल्मोनरी आपका आर्टरी जनरली
अगर हम नॉर्मल बात करते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो जिस समय हार्ट से जाएगा, ऑब्वियस सी बात है वहां पर प्रेशर जनरेट होगा। तो आर्टरी में जो ब्लड है नॉर्मली वो हमारा प्रेशर से ही जाता है, चाहे पल्मोनरी की बात कर लो या सिस्टेमिक आर्टरी की हम बात कर सकते हैं। तो यहां आंसर हमारा थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द ब्लड सेल हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉज क्लोटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। नीट फेज सेकेंड 2016 में क्वेश्चन आया है। सबसे पहले आप देखिएगा, वो हमसे ब्लड की उस सेल का नाम पूछ रहा है जिसके रिडक्शन नंबर होने से क्लोटिंग डिसऑर्डर हमें हो सकता है, लीडिंग टू एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। सीधी सी बात है, अगर हमें क्लोटिंग डिसऑर्डर हो गया तो हमारी बॉडी में ब्लड जम नहीं पाएगा, हमारी बॉडी में जहां इंजरी हुई है वहां ब्लड नहीं जमेगा और ज्यादा ब्लड हमारी बॉडी से लॉस हो जाएगा। तो देखते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट तो WBC है। WBC को कहा जाता है सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और इनका नेचर है फेगोसाइटोसिस ये करते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स जिसको आप कहते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, यही हमारा आंसर है। थ्रोम्बोसाइट्स हमारी बॉडी में अगर कम हो जाएं, प्लेटलेट्स अगर कम हो जाएं तो हमारी ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म डिले हो जाती है। और फोर्थ है इरिथ्रोसाइट्स, ये है RBC रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल का जो काम है वो जनरली होता है हीमोग्लोबिन वगैरह को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करने में RBC हेल्प करती है। सॉरी, हीमोग्लोबिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये गैस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। चलिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सीरम डिफर फ्रॉम द ब्लड। नीट फेज सेकेंड 2016 में क्वेश्चन आया है। स्टूडेंट सीरम क्या होता है? सीरम होता है लैकिंग ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स। अगर आप बात कर रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, एक फ्लूइड है जिसमें ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नहीं है, उसको आप कंसीडर करते हैं सीरम। ब्लड क्लोटिंग के बिना जो फ्लूइड हमारे पास आता है उसको आप कंसीडर कर रहे हैं सीरम। स्टूडेंट सीरम का जो यूज है वो वैक्सीन वगैरह बनाने में भी किया जाता है। लेटेस्ट कुछ हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैं जो सीरम से रिलेटेड ही हैं और वैक्सीन हम क्या है बना रहे हैं। लैकिंग एल्ब्यूमिन्स, नहीं, एल्ब्यूमिन्स प्रोटीन जो है ये तो हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस से रिलेटेड है। लैकिंग एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज स्पेशल प्रोटीन होते हैं। लैकिंग ग्लोब्यूलिन्स, ये इम्यून डिफेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारा जो आंसर है वो है लैकिंग ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर उसमें नहीं होने चाहिए, आप उसको सीरम कह रहे हैं। तो स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चन हमारे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर से रिलेटेड है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इनका कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझ में आएगा और आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। स्टूडेंट्स आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा और अपनी पढ़ाई अच्छे से आप करिएगा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। कभी भी किसी टॉपिक के साथ आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। लगातार मैं इन वीडियोस के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा। आप मेरे चैनल ज्ञान गंगा जूलॉजी को सब्सक्राइब भी करें जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपनी तैयारी आप करते रहें। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।